आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस और सालाना कमाई काफी थी कबीर को बाकी लोगों से अलग करने के लिए। कबीर वो प्रिंस चार्मिंग था जिसके सपने कोई भी लड़की देखती है, जिसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। उसकी प्रेजेंस भर से ही बस लड़कियों का नींद चैन सब उड़ जाता था। वहां आए बहुत सी लड़कियां रश्मि से जल भून रही थी। एक अच्छी फैमिली में पैदा होने के बाद और एक सुपरस्टार होने के बाद इस तरह के इंसान से शादी करने का मतलब है सारा लक अपनी तरफ खींच लेना। रश्मि अरोड़ा की जैसी लाइफ, उसके जैसी जिंदगी बहुत लड़कियां चाहती थी, जिसमें करियर में भी सक्सेस मिले और प्यार में भी। कैमरे की आवाजें आई जा रही थी जैसे जैसे कबीर आगे बढ़ रहा था। उसने सभी मेहमानों की तरफ मुस्कुराते हुए नमस्ते किया और उसके इस इमेज को देखकर पता चलता था कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके अंदर अच्छे मैनर्स है। उसका असिस्टेंट उसके पास आया और बोला, थैंक गॉड कबीर सर, आप फाइनली आ गए। सब कुछ रेडी है और टाइम भी हो गया मुहूर्त का। उसने आगे देखा तो उसके माता पिता जानकी जी और शब्बीर जी, साथ ही साथ रेखा जी और सुहासिनी जी, चारों मिलकर मेहमानों का ख्याल रख रहे थे और उनके चेहरे की खुशी देखने वाली थी। उसने आसपास देखा तो देवराज जी कहीं पर दिखाई नहीं दिए, तो उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, देवराज अंकल अभी तक वापस नहीं आए क्या? मिसेज अरोड़ा ने अभी उन्हें फोन किया था, उन्होंने कहा वह रास्ते में है और कभी भी यहाँ पहुँचते होंगे। कबीर सर, रश्मि मैडम ऊपर है, रेडी होकर बैठी है, चले ऊपर देखने। मैंने मिस मनीषा से सुना आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और साथ में जब वो आपके साथ खड़े होंगे ना कबीर सर, तो आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगेगी। आप दोनों को साथ देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर कबीर के एक्सप्रेशंस फिर से एक बार सॉफ्ट हो गए। उसकी आंखें अब पहले से काफी ज्यादा जेंटल लग रही थी और अपने असिस्टेंट की बात पर सर हिलाते हुए उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने वापस अपने असिस्टेंट से पूछा, तुमने मिस जानवी को देखा? कबीर सर, मिस जानवी? असिस्टेंट अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मैं गेट से एक अलग ही शोर आने लग गया। कबीर ने मुड़ के देखा तो पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये तो मेयर अरोड़ा है। हाँ, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन है? ये तो काफी देखी देखी सी लग रही है। एंट्रेंस पे देखा जाए तो इस टाइम देवराज जी बहुत ही आराम से अपने घर के अंदर घुस रहे थे और उनके बगल में एक पतली सी लड़की थी जिसके कमर जितने लंबे बाल थे और उसने एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। और वो कोई और नहीं बल्कि जानवी अरोड़ा थी। कबीर की निगाहें तुरंत जानवी के उन अनफ्रेंडली एक्सप्रेशंस पर जाकर पड़ गई। पीछे से लोग आए और देवराज जी को बधाइयां देनी शुरू कर दी। मुबारक हो मेयर अरोड़ा। ऐसे ही एक के बाद एक लोग आते हैं। जानवी ने एक नज़र देवराज जी को देखा और वहां पर खड़े जितने भी लोग उसे घूर के देख रहे थे उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी और सीधा सीढ़ियों की तरफ चलती गई। इस टाइम उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो और अभी वो कुछ भी कर सकती हो। जानवी तुम? कबीर उसके पास काफी मिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ आया, लेकिन जानवी ने उसे पूरे तरीके से इग्नोर करके अपने रास्ते पर चलना कंटिन्यू ही रखा। क्योंकि जानवी ने कबीर को हटाते टाइम थोड़ा ज्यादा फोर्स यूज किया था तो कबीर जाकर सीधा सीढ़ियों पर लगे हुए हैंडल से टकराया। वो तो अच्छा हुआ उसने जल्दी रिएक्ट किया और हैंडल को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो सबके सामने एम्बैरेस्ड होता हुआ गिरने से बच गया और वही जानवी अपने डिटरमाइंड कदमों के साथ सीधा ऊपर चली गई। कबीर को कोई आइडिया नहीं था और थोड़ा हैरान भी था कि ये क्या हो रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता तब तक जानवी ऑलरेडी ऊपर चली गई थी। रेखा जी और बाकी लोग जल्दी से उसके पास आए और उन्होंने पूछा, कबीर तुम ठीक हो ना? सबके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन आ गई थी। वही शब्बीर जी और जानकी जी जो थोड़ा पीछे खड़े थे, उनके चेहरे पर भी एक कॉम्प्लिकेटेड लुक आ गया था क्योंकि जानवी जो घर में आ गई थी। मैं ठीक हूं, कबीर ने अपने असिस्टेंट को धक्का दिया जो उसके हाथों को पकड़े हुए था। अब उसके अंदर पेशेंस नहीं था और वो भी ऊपर जल्दी से जाना चाहता था। वही रेखा जी और बाकी लोग भी अंदर से बहुत पैनिक कर रहे थे। अभी क्या हुआ? जो चीज अभी वहां पर हुई उससे भीड़ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और जानवी के लगे धक्के के बाद तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब वो जानना चाहते थे। ये तो जानवी है, ओह गॉड, कहीं फिर से कुछ होने तो नहीं वाला? जानकी जी जानवी के इस तरीके से सीढ़ियों से ऊपर जाने को लेकर बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने शब्बीर जी के हाथों को पकड़ा और कहा, आज कबीर और रश्मि के लिए बहुत बड़ा दिन है, प्लीज देखो कुछ हो ना पाए। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। वैसे तो शब्बीर जी ने ये बातें बोल दी थी, लेकिन मन में वो भी बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। उन्हें जानवी, उसकी आंखें को देखकर एक सेंस हो गया था कि चीज बिगड़ने वाली है। सब बस होप कर सकते थे कि अभी कुछ बुरा ना हो। डोंट वरी मॉम, सब ठीक होगा, मैं ऊपर जाकर देख कर आता हूं, तब तक आप नीचे की चीज संभालिए।
इतना बोलकर कबीर ऊपर चला जाता है। वही रेखा जी को भी अपने मन में रश्मि के लिए बहुत टेंशन हो रही थी, तो वो भी पीछे पीछे ऊपर चली गई। बात रही जानवी की, तो वो सीधा सेकंड फ्लोर पर रश्मि के कमरे पर पहुंची। थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो रश्मि अभी मनीषा के साथ अपने बेड पर बहुत ही हैपनिंग एक्सप्रेशंस के साथ बैठी हुई थी। उसको सबसे पहले मनीषा ने ही देखा। जानवी अरोड़ा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जब मनीषा को बाहर से किसी के चलने की आवाज आई तो उसने सामने सिर उठा के देखा। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो थी जानवी, उसके कोल्ड एक्सप्रेशंस और उसकी डार्क आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तरफ कोई तूफान चला आ रहा है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मनीषा उसका ऑरा देख के थोड़ा सा कौंप गई और उसको अंदर से हल्का डर भी लग रहा था। उसने बिना सोचे समझे रश्मि को अपने पीछे छुपाने की कोशिश करी, लेकिन वो रश्मि को पकड़ पाती उससे पहले ही जानवी ने रश्मि की ड्रेस पकड़ी और उसे मनीषा के पीछे से खींच के खुद के पीछे किया। उसे खींचने की कोशिश में मनीषा को जोर का धक्का लगा और वो पहले जाके दीवार से टकराई और फिर जमीन पे गिर गई। तो दीदी, आपने फाइनली डिसाइड कर लिया आने का? रश्मि ने मनीषा की तरफ देखा और थोड़ा सा घबराने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी। जैसे ही वो जानवी के हाथों को पकड़ने वाली थी, जानवी ने उसे वहीं रोक दिया और उसकी तरफ अपनी स्ट्रिक्ट आंखों से देखने लगी। बहुत ही शांत और सोबर आवाज में उसने कहा, मैं तुमसे बस इतना पूछने जा रही हूँ। इतना बोल के उसकी आंखें और भी ज्यादा डेंजरस हो गई। क्या तुम कल मेरी माँ से मिलने उनके कॉलेज गई थी? रश्मि ये सुनकर शॉक्ड हो गई और उसके एक्सप्रेशंस जानवी के मुंह से ये सुनकर और भी ज्यादा चेंज हो गए। वो जानवी की बातें सुनकर एकदम ब्लैंक हो गई थी। दीदी, मैं तो बस उन्हें इनविटेशन। वो अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही जानवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसका पतला सा शरीर आगे गया और वो इतनी तेज भागी कि कबीर सिर्फ उसकी एक झलक ही देख पाया। जितना जल्दी हो सका उसने रश्मि के बालों को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचती हुए दूसरा हाथ उठाकर उसके उस सुंदर से चेहरे पर तमाचे जड़ना शुरू कर दिए। एक थप्पड़ के बाद ही रश्मि की चीख उस शांत कॉरिडोर में गूंज गई। रश्मि का वो सुंदर सा चेहरा थप्पड़ लगते ही सूज गया और उस पर हाथ के निशान बहुत अच्छे से देखे जा सकते थे। चाटों की वजह से उसके गालों पर जो दर्द हुआ उससे रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके बाल जो जानवी ने खींचे थे अब बुरी तरीके से उलझ गए थे। जानवी, रुको। अपने सामने हो रही उन सब चीजों को देखकर कबीर बहुत शॉक था। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाया और उसे भरोसा भी नहीं हुआ कि उसके सामने ये सारी हरकतें जो कर रही है वो वही जानवी है जिसे वो इतने सालों से जानता है, जिसके साथ उसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। वो आगे बढ़कर उन दोनों को अलग करना चाहता था, लेकिन जानवी ने उसकी तरफ बहुत ही तीखी नजरों से देखा, जिसको देखकर कबीर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शट अप, ये अरोड़ा फैमिली का मैटर है। किसी बाहर वाले की इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। जानवी की हाश टोन में बोली गई सारी बातें कबीर को अपने कानों में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। उसे उन कानों में दर्द हो रहा था। जानवी ने कबीर और मनीषा को बिल्कुल इग्नोर किया। जिस हाथ से उसने रश्मि के बालों को पकड़ा हुआ था वो हाथ और भी ज्यादा टाइट हो गया, जिसकी वजह से रश्मि के मुंह से दर्द से आह निकल गई। अब जानवी ने उसका सर दीवार के सहारे रखा हुआ था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और कहा था मेरी माँ के पास मत जाना, उन्हें परेशान मत करना। हम अपनी अपनी जिंदगी में अपना अपना काम करेंगे, एक पीसफुल लाइफ जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे ये करने पर आज मजबूर किया है। पिछले कई सालों से जो कुछ हो रहा है उसमें मैंने कहा था अगर तुम लोग मुझे शांति से नहीं रहने दे सकते तो मैं फिर तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाने की भी ताकत रखती हूँ। आज के बाद जो जो तुम लोगों ने मुझसे और मेरी माँ से लिया है उस एक एक चीज का बदला मैं लेकर रहूंगी। सबसे पहले ये 2 चांटे मेरी तरफ से तुम्हें पनिशमेंट, क्योंकि तुमने अपना वार्डरोब खुद ही जलाया और उसकी पनिशमेंट मुझे मिली। और उसके कहते ही दूसरा चांटा सीधा रश्मि के गालों पर। ये थप्पड़ पिछले वाले से और कई ज्यादा तेज था, साथ ही रश्मि की चीख भी पहले वाली चीख से काफी ज्यादा ऊंची गई थी। बस करो जानवी, बस करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है तो उसे मेरे ऊपर निकालो। कबीर जल्दी से आगे गया और उसने जानवी के कंधों को पकड़ लिया, लेकिन जानवी ने उससे अपने कंधे छुड़वाए और उसे धक्का दे दिया। कबीर, मुझे बचाओ। वहां रश्मि के बालों में इतने खिंचाव की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। आई सेड गेट लॉस्ट, इस मैटर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जानवी अरोड़ा, बस करो, छोड़ो रश्मि को। मैं जानती थी अगर तुम यहाँ पर आ गई तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम ये सब सिर्फ बर्बाद करना चाहती हो, है ना? पर चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे भाई को रश्मि से शादी करने से नहीं रोक सकती। उसने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही बोला है। बेशक तुम कितनी ही अंदर से खराब हो, लेकिन रश्मि ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरा भाई तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। तो कबीर से शादी करने के सपने छोड़ दो।
इतना बोल के मनीषा चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ी। जाह्नवी ये सुनकर अपने चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल लेकर आई और उससे मजाकिया लहजे में कहा, रियली? उसके बाद वो मुड़ी और कबीर की तरफ एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ देखते हुए कहा, कबीर मल्होत्रा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है मुझसे शादी करने के तुम 1% भी लायक हो? ये बात सुनकर कबीर के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल गए। तभी पीछे से रेखा जी की आवाज आई, जाह्नवी छोड़ो रश्मि को। जाह्नवी ने अभी भी रश्मि के बालों को पकड़ा हुआ था और वो अभी भी दर्द से रो ही रही थी। स्टॉप इट जाह्नवी, हाउ डेयर यू। ये थी सुहासिनी जी की आवाज। तुम कितनी घटिया इंसान हो जाह्नवी। रश्मि तुम्हारी बहन है तो तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर कबीर ने उन्होंने इतना ही बोला और वहां पर खड़ी कबीर की माताजी जानकी देवी जाह्नवी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ देख रही थी। उतने ही पल में कॉरिडोर पूरा लोगों से भर गया। सबकी जजमेंटल आवाज उनके कानों में पहुंच रही थी, लेकिन जाह्नवी के चेहरे पर अभी भी बहुत शांति थी। उसने अपना सर उठाया और उस भीड़ की तरफ अपनी कोल्ड आंखों से देखा और फिर उसके बाद उसने रश्मि के बालों को और कस के पकड़ा, जिससे रश्मि ने फिर से एक चीख निकली जिसको देखकर भीड़ का मन डिस्गस्टिंग हो गया। तो आप सब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, जाह्नवी ने बहुत ही शांति और बहुत ही आराम से कहा। दैट्स ग्रेट, अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। मेरी माँ के 20% शेयर्स लेने के बारे में सोचिएगा भी मत, भूल जाए उन्हें। वो डॉक्यूमेंट माँ ने साइन करके मुझे दे दिए हैं और सारे पेपर्स मेरे पास है। अगर तुम लोग उसे चाहते हो तो मेरे पास आओ, मेरी माँ की लाइफ डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद सुहासिनी जी और रेखा जी की एक्सप्रेशंस बदलते हुए वहां खड़े हर एक इंसान ने देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम टेरिबल हो चुके थे। सुहासिनी जी अपने मन में सोचती है वो चुड़ैल माधुरी ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन करके जाह्नवी को दे दिया। ये बात सुनने के बाद रश्मि जो अब तक रो रही थी वो भी रोना भूल गई। हैरानी में सुहासिनी जी और रेखा जी के वो डरे हुए एक्सप्रेशंस देखकर जाह्नवी को बहुत मजा आया। उसने एक बार फिर रश्मि के बालों को कस के पकड़ा और एक बार फिर रश्मि ने रोना शुरू कर दिया। रश्मि का चेहरा जो अभी कुछ पल पहले सुंदरता से निखर रहा था, अब थोड़ी देर बाद बिल्कुल मुझर गया था। थप्पड़ लगने की वजह से और रोने की वजह से उसका पूरा फेस मोटा हो गया था और सारा का सारा मेकअप खराब। जाह्नवी, पहले तुम रश्मि को छोड़ो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उसे देखो कितना दर्द हो रहा है। अपनी बेटी रश्मि के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रेखा जी बता सकती थी उसे इस टाइम कितनी तकलीफ हो रही है। जब भी वो एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती, जाह्नवी रश्मि के बालों को उतना तेज खींचती और चिल्लाने की प्रक्रिया तो इस बीच में रुकी ही नहीं। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो अभी मुझसे कह दो। तुम्हें लगता है आज के बाद तुम लोगों के पास कोई चांस होने वाला है मुझसे बात करने का? क्या बोला तुम लोगों ने मेरी माँ को? किस बारे में बात की तुम लोगों ने? उसने रश्मि की तरफ बहुत ही खतरनाक आंखों से देखते हुए ये सवाल किया। रश्मि इस टाइम इतने दर्द में थी कि उसका मन कर रहा था इस दर्द से अच्छा तो मरना ही भला। कबीर परेशान होता हुआ भागते हुए गया। जाह्नवी, तुम रश्मि को छोड़ दो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? जाह्नवी ने कबीर की तरफ देखा। उसकी वो कोल्ड आंखें और उनके अंदर कबीर के लिए जो स्ट्रेंजनेस थी वो कबीर को अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी नजरें वहां से हटाकर रश्मि की तरफ करी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ही विक्टिम क्यों ना बन जाओ और कितने ही मुझ पर इल्जाम लगा लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ब्लेम किया चलेगा, लेकिन अगर तुम लोग मेरी माँ को डिस्टर्ब करने गए तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम लोग उसके बाद क्या करते हो। ना मुझे मेरा नाम खराब होने से डर लगता है और ना मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन क्या तुम्हें भी डर नहीं लगता? जाह्नवी अपनी माँ माधुरी जी को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर उन दोनों औरतों ने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करी होती तो जिस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी है, उन्होंने कभी भी जाह्नवी को फोन नहीं किया होता। ये सब बोल के उसने एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत करी और उसकी चिल्लाने की आवाज 1 डेसिबल और ऊपर हो गई। रश्मि के चेहरे से आंसुओं की धारा बही जा रही थी और उसने रोते रोते कहा, दीदी, मैं सच में उन्हें वहां पर सिर्फ इनविटेशन कार्ड देने गई थी। मेरा और कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अगर ऐसा था तो तुमने मेरी माँ के सामने 20% शेयर्स के बारे में क्यों बात कही? रश्मि अरोड़ा, ये पूरा दिन अच्छा बनके दिखाने का जो तुम नाटक करती हो उससे थकती नहीं क्या? पिछले 10 सालों से तुम यही नाटक कर रही हो। तुम सच में चाहती हो मैं सारे सबूत सामने लाकर तुम्हारी असलियत सबके सामने रखूं? जाह्नवी ने एक मॉकिंग स्माइल रश्मि को दी और कहा, तुम लोगों ने मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए थे। मैं तो तुम लोगों को अकेला छोड़कर अपनी चीजों में लग गई थी, लेकिन जिस हिसाब से चीज आगे बढ़ रही है उसमें तुम लोगों से एंड तक लड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मेरे पास भी बहुत टाइम है, लेकिन मेरी माँ को डिस्टर्ब मत करना।
रश्मि का शरीर रो रो के कांपने लगा था और बिना कुछ कहे वो सिर्फ जाह्नवी को ही देख रही थी।